कहानी शुरू होती है एक धमाके के साथ जो पूरे लिब्राइन शहर को तबाह करके रख देती है। कुछ देर पहले इस कहानी की मेन कैरेक्टर यूनो स्कूल में अपनी दोस्त का इंतजार कर रही होती है। क्लास के दौरान भी यूनो का ध्यान लूसेल्स पर ही था। न जाने क्यों वो उसे देखकर शर्माती रहती है। क्लास के बाद लूसेल्स आकर यूनो से पूछ लेती है, क्या तुम मुझे फोर्स आर्ट सिखा सकती हो? नागन शहर अपने टॉप और इंटेलिजेंट बच्चों के लिए मशहूर है, जिसे कियाजुआ नाम के डीमन किंग ने बसाया था। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही लूसेल्स ने काफी कुछ सीख लिया। शाम के वक्त लूसेल्स कहती है, लिब्राइंथ के कितने राज तो हम अब तक नहीं जानते और न ही जान पाएंगे। जिसके बाद वो यूनो के कंधे पर सर रखकर बताती है, जब डीमन किंग का खात्मा होगा तब हम बिना डर के आजादी से जिंदगी जी पाएंगे। पर वो नहीं जानती थी कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। शाम के हुए धमाके में पूरा शहर तबाह हो जाता है और एक गोले में बड़ी बेरहमी से लूसेल्स के शरीर के टुकड़े कर देता है। ये देखकर यूनो डर के मारे बेचैन हो जाती है और भागकर एक शहर से दूर निकल आती है। डीमन के गोलेम्स ने पूरे शहर को घेर लिया है। यूनो के पास जब एक गोलेम्स आया तो उसने फोर्स आर्ट से उसे खत्म कर डाला और ये देखकर वो रोने लगी और कहने लगी, इसका मतलब मैं लूसेल्स को बचा सकती हूँ। तभी गोलम का झुंड उसे चारों ओर से घेर लेता है। यूनो ने कहा, हाँ मैं मरना चाहती हूँ, मुझे इसी वक्त खत्म कर दो। वो तो ठीक टाइम पर एक विजिटर ने आकर उन गोलम को आलू की तरह काट डाला। उसने यूनो से कहा, लगता है तुम्हें मरने की काफी जल्दी है। उस लड़की का नाम सोजीरो यागरू है। सोजीरो काफी रिलैक्स और फन लविंग लड़का है। वो कहता है, जब ये डीमन का बच्चा मर जाएगा तो तुम्हें जो करना है कर लेना। यूनो हैरानी के साथ उससे बोली, तुमने घिसी हुई तलवार से गोलेम को कैसे चीर डाला? सोजीरो कहता है, मेरी तलवार सिर्फ सख्त चीजों को काटने के लिए बनी है। तभी उसने पास में रखे भांग के पट्टे खा लिए। यूनो घबराहट भरी आवाज में उससे बोली, तुम जो भी हो जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि खुद कियाजुना का गोलेम हमारी ओर बढ़ रहा है। उसी बीच सोजीरो ने एक गोलेम की छुट्टी कर डाली। सोजीरो धरती पर बचा आखिरी यागुरु है। इनका डार्क ओमेन इन्हें इंसानों से अलग बनाता है। सोजीरो ने जब यूनो से उसकी पावर्स के बारे में पूछा तो वो बोली, मैंने सुना था कि डिस्टेंट वर्ल्ड से आया विजिटर उन पावर्स को यूज नहीं कर सकता। सोजीरो के लिए तो वैसे भी उसकी तलवार ही काफी है। यूनो ने कहा, तुम और मैं जब यहाँ मारे जाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन सोजीरो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोला, मैं उस डीमन के बच्चे से लड़ने जा रहा हूँ। जरा इसे देखो, आखिरी से मारने में किसे मजा नहीं आएगा। सोजीरो गोलेम की छुट्टी करते हुए जायंट गोलेम को और बढ़ता है। वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए आते हुए हर गोलेम की छुट्टी करता नजर आता है। जिसके बाद एक मेटल बॉडी से एक चमक निकलती नजर आती है, जो एक टेम्पल आर्ट्स का ही एक फॉर्म है। उस फॉर्म की मदद से वो पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। पर सोजीरो ने एक ही हमले में उसके सिर को मक्खन की तरह काट डाला। यागुरु शिनकांगे के कामाजुमी मोटोदोरी के टेक्निक के इन्वेंटर थे। वो अपनी बॉडी का मूवमेंट का यूज करके पावर जनरेट करते थे। मोटोदोरी का इस्तेमाल कर सोजीरो ने उस मॉन्स्टर को ढेर कर दिया। देखते ही नन्हे मुन्ने गोलेम्स भी खत्म हो जाते हैं। कुछ देर के लिए यूनो अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं कर पाती। करीब सोजीरो उसके करीब आता है और कहता है, M1 एम्ब्रम को निपटाना तो बच्चों का खेल था। असल में उनकी चेस्ट से एक हड्डियां गला देने वाली फ्लेम निकलती है और सोजीरो ने उसका इस्तेमाल उन्हीं मॉन्स्टर के खिलाफ किया। जब यूनो से बेंजम खाने को देती है तो सोजीरो कहता है, इसका स्वाद तो कीड़े और घास से लाख गुना ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद सोजीरो को और मजे करने थे। यूनो ने कहा, क्यों ना हम ओरेटिया चले, क्योंकि ओरेटिया की कॉनिकल देश विदेश के हीरो को इकट्ठा कर रही है, वो भी किसी बड़े प्लान के लिए। ओरेटिका की सेकंड कॉलसेलर रोसेली को कौन नहीं जानता। 9 साल पहले काजुकी नाम की एक विजिटर हुआ करती थी, जिसे ग्रेट आइस फॉरेस्ट कहते थे, और आज उन्हें किसी ने नहीं देखा। यूनो सोजीरो के बारे में डिस्टेंट वर्ल्ड के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए वो उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। सोजीरो ने कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम आजाद हो। जब वो दोनों शहर की ओर बढ़ते हैं तो कई मूर्तियों में होल्स दिखते हैं। अब जब डीमन किंग मर चुका है तो हर जगह डर का माहौल खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक हीरो ने अपना काम करके इस दुनिया को अभिशाप से मुक्त कर दिया। लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब खाली गद्दी देखकर बाकी राज्यों के मन में लालच पैदा होता है। लीथिया, जिसकी जनरल ट्रेन है, जो किसी तरह ओरेटिया से बचकर आई थी। फिर हम लेना को वापस लीथिया लौटते देखते हैं, जिसे टारेन ने ही जासूसी के लिए भेजा था। उन्हें रास्ते में आते हुए आदमखोर वावरिन्स दिखते हैं। लेना ने सारथी से कहा, अगर तुम ऐसे ही धीरे धीरे चलते रहोगे तो हम जल्द ही वावरिन्स के नाश्ता बन जाएंगे।
लेना के साथ उसके साथी हाइगुरा और शाल्क भी थे। हाइगुरा कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि टारेन ने लोगों को डीमन किंग कहकर सर पर चढ़ा दिया है? असल में ओरेटिया को छोड़कर सारे राज्यों का नामो निशान मिट चुका है। हर कोई खुद को 30 मार खा समझते हुए डीमन किंग घोषित कर रहा है। जब शाल्क और हाइगुरा बहस कर रहे होते हैं तब उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई आती है, जो कि बदमाशों की थी। अब तो लेना और उसके बाकी साथियों को मारा जाना तय था, लेकिन तभी वाइवरिस की दूसरी टुकड़ी वहां आकर गुंडों को चबाना शुरू कर देती है। लेना ने उनके झंडों को देखते ही पहचान लिया कि ये हमारे साथी हैं। उनमें से एक बोला, अब इंसानों को छोड़कर ये वक्त हवाई हमले करने का। वो दुश्मनों की वाइवरेंस की सेना को खत्म कर डालते हैं और धमाके से सब राख कर देते हैं। हाइगुरा ने पूछा, क्या रोड लेजेंसी वाइवरेंस के लीडर हैं? तो लेना बोली, और क्या, हर न्यू प्रिंसिपालिटी की सेवा करने वाले वाइवरेंस का एक लीडर होता है। शाल्क ने पूछा, ये गुंडों में आखिर हम पर हमला क्यों किया? अगर वो इतनी ताकतवर है, लेना बताती है, उन्हें किसी ऐसे ने भेजा होगा जिसे सिर्फ लीथिया की ओर जाने वालों पर हमला करना था। जिसके बाद हमें ओरेटिया शहर दिखाया जाता है जिस पर मिनियन क्वीन का राज है, लेकिन वो सिर्फ नाम का है, क्योंकि सारा फैसला लेने के लिए उसके पास ऑफिशियल्स हैं। वहाँ 2 ऑफिशियल्स टारेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से एक कहता है, युद्ध ही अब एकमात्र फैसला करने का ऑप्शन है। उन्होंने 17 मिनिस्टेस एलिया के लिए जासूस लगाए हुए थे। वावरेंस को मैनेज करना 6th जनरल की जिम्मेदारी है, लेकिन उन्हें बूढ़े हरजनेट को काबू करने में रखा होगा, जो इस वक्त ड्रैगन से निपटने के लिए टीरिट की ओर बढ़ रहा है। एक ऑफिशियल बोला, हमें अब उसकी बलि के लिए किसी को सुपारी तो देनी ही होगी, लेकिन सबको लगना चाहिए कि हर्जेंट बेचारा एक भयानक एक्सीडेंट में मारा गया। जनरल हर्जेंट को चिंता में देखकर पेके उसका कारण पूछती है, तो वो बताता है, हम 20 दिनों से बिना रिजल्ट के आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। वो सब छोड़ो, ट्रैकिंग यूनिट के बारे में बताओ। पेके ने सेना को 3 टुकड़ी में बांटकर 2 लोगों को निगरानी पर रखा है। हर्जेंट उस ड्रैगन के घोंसले से बाहर निकलकर खत्म कर देना चाहता है, जिसने टीलीट के लोगों को जीना हराम किया हुआ है। अब उसे भूख लगेगी, वो जरूर लौटेगा। तभी अचानक खबर आती है कि एक सेना के सभी लोग एक साथ मारे गए। पेके हर्जेंट को एक हमला करके बाहर की ओर उछाल देती है और तब उसके सामने खूंखार ड्रैगन होता है। हर्जेंट उससे बोला, क्या तुम हमें आसानी शक्तियों से नहीं डरते? विक्योन ने कहा, इस मजाक के लिए मैं तुम्हें मौत से पहले इतना दर्द दूंगा कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम जैसे चमचे सिर्फ बातें बना सकते हैं। असल में एक वाइवरेन ने ही विक्योन का हाल कुछ दिन पहले बिगाड़ डाला था। वो जैसे ही हर्जेंट को निपटाने के लिए अपने मुंह की फायर को एक्टिवेट करता है, हर्जेंट उस पर अपना जोर जमाने की नाकाम कोशिश करता है। इससे पहले कि वो बेमौत मारा जाता, हम वहाँ 6 हाथों वाले वाइवरेन को देखते हैं। उसका नाम एलियोस है, जिसकी जिंदगी का गोल सर्वश्रेष्ठ बनाना है। अब उसका अगला निशाना विक्योन है। हर्जेंट ने उससे दूर रहने को कहा। वो किसी तरह विक्योन की फ्लेम अटैक से बचते हुए उस पर एक फायर करता है और पॉइजन बुलेट से उसकी नर्वस को कमजोर कर डालता है। कुछ ही देर बाद विक्योन जैसा मॉन्स्टर ढेर हो गया। हर्जेंट को डरा हुआ देखकर एलियोस कहता है, आखिर एक दोस्त ही दोस्त की मदद कर सकता है। हर्जेंट बोला, मैं तुम्हारा दोस्त वोस्त नहीं हूँ, बल्कि जनरल हर्जेंट हूँ। जैसे कितने ही वेवरेंस को मौत की घाट उतारा है, पर विक्योन मारा नहीं था। उसने एक और बार फिर हर्जेंट पर हमला किया, मगर इस बार भी एलियोस अपनी ग्रेट शील्ड से उसे बचा लेता है। वो तेजी से आगे बढ़कर विक्योन के शरीर को 2 टुकड़ों में काट डालता है। हर्जेंट ने उससे कहा, तुम जानते ही होंगे कि ओरेटिया के ऑफिशियल्स दुनिया के बाहर के स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धाओं में से हाथ मिलाना चाहते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें कभी नहीं चुनता, पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे ये ऑफर तुम्हें देना ही होगा। लेकिन एलियोस वहां से चला जाता है, ये कहते हुए, मुझे इस वक्त लिब्रांच जाना है, वहां कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। अगले दिन हम लीथिया की सड़कों पर टारेन को देखते हैं। तभी एक बच्चा उसकी ओर आता है और कहता है, मेरे पिताजी की आपने काफी मदद करी। अब हमारे कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए आपका शुक्रिया। लीथिया के हर एक नागरिक के रोजगार का ध्यान रखना भी टारेन अपना फर्ज समझती है। उस बच्चे ने टारेन के लिए कुछ बनाया था। गिफ्ट को लेकर टारेन कहती है, अपने पिता की तरह एक अच्छे नागरिक बनो, और वहाँ से चली जाती है। इसी टाइम पर टारेन भी ओरेटियो 29 ऑफिशियल्स का हिस्सा हुआ करती थी। टारेन ने डीमन किंग को मारते ही ओरेटिया को छोड़ दिया और खुद को ही डीमन किंग घोषित कर दिया। सेंटर की ओर जाते हुए टारेन सोच रही थी कि अब ओरेटिया से लड़ने के लिए उसे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वो इस आखिरी जीत के मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी। ऑफिस में पहुंचने पर उसे वहाँ डकैत दिखी। टारेन को देखकर वो थोड़ा चौंक गया। टारेन ने कहा, फालतू बातें छोड़ो, मुझे वो दो जिसे लाने में तुम्हें नागन भेजा था।
डकाई उसके हाथ में कोल्ड स्टार देते हुए पूछता है, वैसे आप इसका करेंगी क्या? कोल्ड स्टार डीमन किंग का एरा का मैजिक आइटम है। कियाजुना ऐसे कई मैजिक आइटम का इस्तेमाल किया करता था जिससे उसने सारी दहशत मचाई थी। टारन ने डिस्टेंट वर्ल्ड से आए कुछ हीरोज की कहानी भी सुनी है। डकाई भी डिस्टेंट वर्ल्ड का ही एक नमूना है। उसके पास एक राजकोट नाम का मैजिक ब्लेड है। टारिन ने पूछा, कोल्ड स्टार के अलावा क्या तुम्हें और कुछ मैजिक आइटम नहीं मिला? डकाई कहता है, मैं कोशिश करने के बाद भी दंगियोन गोलम्स नहीं हरा पाया। उम्मीद है तुम बुरा नहीं मानोगी, लेकिन उसे मारने वाला जरूर कोई डकाई से स्ट्रांग ही होगा। टारे ने कहा, मुझे कुछ खास इसके बारे में नहीं पता। वो डकाई को तलवार इस्तेमाल करते देखना चाहती है। उसके पास डकाई के लिए एक नया टास्क भी है। हाल ही में रेजनीजी ने कई सारे वॉवरिन्स और गुंडों को देखा है। वो आगे जाकर नई मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। टारे ने कहा, मैं तुम्हें खुली इजाजत देती हूँ। अपनी तलवार से उनका नामो निशान मिटा दो और जो यहाँ की इंफॉर्मेशन ऑर्टेरिया तक भेज रहा है उसका गला काट डालो। शाम के वक्त डकाई बात कर रहे कुछ लोगों के करीब जाता है और कहता है, मुझे तुम पर शक है कि तुम ऑर्टेरिया से आए घुसपैठिए हो जो भेष बदलकर चालाकी से यहाँ घुस आए हो। अगर तुम यहाँ पर हो तो जाहिर है कि तुम्हारे जैसे और नमूने भी यहाँ पर होंगे। वो तीनों उसे मारने के लिए अपना भाला निकाल लेते हैं। डकाई कहता है, दीवार के उस पार दर्जनों जासूस उसे मार डालने के लिए तैयार हैं। वो उनका सामना करने के लिए रेडी होकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। डक का निशाना कमाल का है। वो मारते वक्त उन सबकी गिनती भी साथ साथ करता जाता है। आखिर में एक जासूस अपने दोस्त को छोड़ने की भीख मांगने लगा जिसे डकाई ने पहले ही मारा। लास्ट वाला जासूस भी उसके हाथों से बेमौत मारा जाता है। टारन उसकी स्पीड को देखकर हैरान थी। आखिर डिस्टेंट वर्ल्ड के लोग इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं? उसने बुलेट को भी रोक दिया। स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ डकाई हर कानून के खिलाफ जा सकता है। डकैत द मैजिक पिए ऑर्टेरिया के लिए दहशत है। फिर हम वॉरविन लीडर रेजनीट को देखते हैं जो लीथिया से गायब हुई 9 साल की बच्ची के बारे में बता रहे होता है। असल में डेप्यूटी कमांडर टुकवेल ने उसे खा लिया था। रेजनीट उससे बोला, ये बेहुदा हरकत करके तुमने टारिन की नजरों में हमारे विश्वास को नष्ट किया। हमारा काम लीथिया के नागरिकों को खाना नहीं बल्कि बचाना है। सजा देने के तौर पर रेजनीट उनकी चटनी बना डालता है और सबको वार्निंग भी दे देता है। रेजनीट पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी अपने कंधों पर अकेला लेकर चलता है। एक लड़की रेजनीट का वेट कर रही थी। वो कहती है शायद आज वो बिजी होगा। रेजनीट वहां आया और बोला, मुझे माफ करना, कुछ गुंडों को मजा चखाने में थोड़ा लेट हो गया। वो लड़की एक डायरी लिखने में लगी थी ताकि फ्यूचर के लिए अपनी बातों को सुरक्षित रख सके। उस लड़की का नाम कर्ट है जिसे खुद को छूने से रेजनीट मना कर देते हैं और अंदर आकर सो जाता है। सोने से पहले वो लोरी सुनना चाहता था। कर्ट असल में कुछ देख नहीं सकती। डीमन किंग की मौत के बाद ही उसने अपनी आंखों की रोशनी को खो दी थी। उस अंधेरे में उसने जो गाना सुना था वो अक्सर उसे गुनगुनाया करती थी। कर्ट के पूछने पर रेजनीट ने कहा, लीथिया में जल्द एक भयंकर युद्ध होने वाला है। कई मासूम लोग इस जंग का शिकार होंगे। कर्ट हमेशा से रेजनीट को छूना चाहती थी जिसके वो खिलाफ था। कुछ देर बाद वो वहां से उड़ जाता है। जिसके बाद हम लॉर्ड हीडो को देखते हैं। उसका असिस्टेंट बताता है कि थर्ड मिनिस्टर झेलकी ने नया मैसेज भेजा है कि हमारी 10 सीक्रेट सर्विसेज को किसी डकाई नाम के ऑफिसर ने मार डाला है। वो कहता है, दुश्मन से निपटने के लिए हमें कम से कम 64 सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी। हीडो ने कहा, क्या इसके बारे में टैक्टिकल स्क्वाड की मेंबर एलिया जानती है? तुम्हें मुझसे पहले उसे खबर देनी चाहिए थी। वो दोनों एक जेल की ओर बढ़ रहे होते हैं। हीडो ने कहा, और अब अंडरकवर एजेंट को भेजकर हम उनकी जान दांव पर नहीं लगा सकते। हीडो को एक जगह मालूम पड़ी जहां पर इंसान तो क्या वेवरेंस भी नहीं टिक पाएंगे। हीडो एक नीली नाम की कैदी को जगाता है और कहता है, तुम्हें लीथिया पर निगरानी रखने के लिए कितने लोग चाहिए? असल में नीलियो वो लड़का है जो ऑर्टेरिया की सेना की आदि शक्ति के बराबर है। वहीं एटा सेथलीन में एलिया बात लेने की तैयारी कर रही होती है। जो भी उसे मिलता है वो उसकी खूबसूरती की तारीफ जरूर करता है, पर एलिया के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ और स्किल ही इंसान की खूबसूरती को बनाती है। वो तालाब में एक याविका नाम की एल्फ से मिलती है। वो उससे कहती है, मैं और किया कल ही यहाँ से निकल जाएंगे। एलिया याविका को 4 तरह की आर्ट सिखाने वाली है। सबसे पहले उसने थर्मल आर्ट से शुरुआत करी और कहा, इसे लोग अक्सर किचन में इस्तेमाल करते हैं।
एलिया ने पानी इतना गर्म कर दिया कि उछलकर बाहर आने लगा। फिर उसे सिखाया फोर्स आर्ट के बारे में। ये वही है जिसके इस्तेमाल से कोई भी इंसान किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। एलिया ने पानी को बिना जमाए ठोस आकार में बदल दिया जो दिखने में आइस जैसा था, पर था वो पानी ही। याविका ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। एक बहुत जरूरी आर्ट है, लाइफ आर्ट। इससे तुम लोगों के घाव और उनके रोगों को ठीक कर सकते हो। याविका की दादी एक डॉक्टर है, लेकिन वो भी लाइफ आर्ट के बिना एक आउटसाइडर का इलाज नहीं कर सकती। एलिया एक नमूना पेश करने के लिए पानी को मीठे टेस्ट में बदल देती है। याविका ने कहा, ये तो मेरी दादी के काढ़े से काफी अलग है। उसने कहा, तुम मुझे सबसे प्यारी लगती हो, और उससे चिपक जाती है। लेकिन याविका एलिया के आने का असली सच नहीं जानती। वापस लौटते वक्त एलिया को रास्ते में किया मिलती है। उसने कहा, तुमने नहाने में कुछ ज्यादा ही देर कर दी। घर में तो तुम सिंपल रहती हो, तो बाहर ये सोफिस्टिकेशन का दिखावा क्यों? एलिया ने कहा, जब मैं याविका को लेसन दे रही थी तो तुम्हें भी उससे ज्वाइन करना चाहिए था। किया ने एक सीड का इस्तेमाल करके फोर्स आर्ट को यूज किया। वो एलिया से कहती है, आर्ट फॉर्म के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की आत्मा वर्ल्ड से चार्ज करना होता है, लेकिन वो अपनी आर्ट का इस्तेमाल ज्यादातर अपने आराम के लिए करती है। एलिया ने कहा, तुम्हें ऑटेरे के स्कूल में दाखिला लेना है। एटा के बाहर तुम्हारे अपने रूल्स नहीं चलने वाले। किया ने कहा, जो भी होगा मैं उसके लिए रेडी हूँ। किसी की जजमेंट से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। गाँव में एलिया याविका के दोस्तों से मिलती है। उसके दोस्त थियन उन दोनों से गुड बाय कहने आए हैं। वो उन दोनों की सिखाई हुई नॉलेज का काफी शुक्रगुजार है, पर उसे दुख है कि वो गुरु दक्षिणा में एलिया को कुछ नहीं दे पाएगा। एलिया उसे गले लगाते हुए कहती है, मैं तुम जैसा क्यूट स्टूडेंट पाकर बहुत खुश हूँ। वो सब किसी प्लेस की बात करते हैं जहाँ याविका जाना चाहती थी। किया ने कहा, वो बकवास जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एलिया ने उसे किसी तरह मना लेती है। चलते चलते वो सब घने जंगल की ओर बढ़ते नजर आए। थियन ने कहा, अगर कोई जंगली जानवर हमें मिलता है तो अपनी फोर्स आर्ट से मैं उसे निपटा दूंगा। एलिया पीछे रुककर ही सोचती है, हमारी दिशा में हम कुछ ही देर में फोर्थ माउंटेन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ रहते हुए एलिया काफी रात जान चुकी है, जिन्हें उसने ऑर्टीरे भी भेज दिया। इस गांव के बारे में एक रूमर और है कि यहाँ एक शानदार योद्धा रहता है, लेकिन लोगों ने उसे कई दिनों से नहीं देखा। टॉप पर पहुंचने पर किए कहती है, इस जगह में ऐसा भी क्या खास है, मैंने तो पहले ही मना किया था। एलिया ने किया से बादलों को हटाने की रिक्वेस्ट करी। किया मुंह बनाते हुए खड़ी होती है और कुछ ही पलों में आसमान को साफ कर देती है। एलिया अब जान चुकी है कि एलिया के सामने जो भी मुसीबत आएगी वो उससे निपटना बखूबी जानती है। किया ने एलिया को पहली बार भावुक देख एलिया के यहाँ आने का मकसद सफल हुआ। इस बीच लेना शाल खाईगुरा को लेकर टारेन के पास पहुंच जाती है। टारेन ने कहा, क्या ये लोग वर्ल्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं? तो लेना कहती है, अगर वर्ल्ड आर्ट में कोई सच में धुरंधर होता तो अकेला ही आराम से जीत जाता। टारेन ने लेना को बच्ची कहा और हाईगुरा से पूछा, क्या तुम ही ग्लाइडेटर हो जो आज तक एक भी वॉर नहीं हारा? शाल्क बोलता है, या फिर ये कहे कि कुछ ट्रेडर ने तुमसे 14 साल गुलामी करवाई। असल में हाईगुरा मिनियन रेसेस से कहीं दूर पैदा हुआ था, लेकिन कुछ दरिंदे चाहते थे कि हाईगुरा लोगों की जान लेना शुरू कर दे, और उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। बैटल में लड़ते लड़ते हाईगुरा खुद एक कातिल बन चुका था। यहाँ पर उसने एक ही चीज सीखी, या तो मरो या तो मार डालो। कुछ ही दिनों में वो इतना स्किलफुल हो चुका था कि उसके मालिक ने उसे दूसरे शहर में बेचने का फैसला कर लिया। वो बोला, यहाँ के लोग तुम्हें अब मरता देखना चाहते हैं। वो बोर हो चुके हैं। एक दिन उसका सामना एक बीस्ट जैसे इंसान के साथ हुआ और साथ ही ढेरों लोगों ने उसके सामने गन्स तान दी। इस मुकाबले को जीतने के बाद हाईगुरा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लाइडेटर बन चुका था। उसे पता था कि प्रैक्टिस के बिना वो ऐसा कभी नहीं कर पाता। अचानक उस शहर में उस रात डीमन किंग का अटैक होता है। उसकी सेना हर जगह तबाही मचा रही होती है, पर हाईगुरा ने सिर्फ मरो या मारो का नारा सीखा था। उसके सामने किसी भी लेवल की आर्मी का टिक पाना मुश्किल था, क्योंकि हाईगुरा अब जान लेने से जरा भी नहीं कतराता था। उस दौरान डकाई भी हॉल में आ गया और बोला, ये अजीब दिखने वाला मेहमान कौन है? शाल्क और हाईगुरा के इंट्रोडक्शन के बाद डकाई बोला, हाईगुरा तुम्हारा चेहरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। टारेन कहती है, ये दोनों तुम्हारी तरह भरोसेमंद और जाबाज फाइटर हैं। लेना के पूछने पर शाल्क कहता है, मेरे हिसाब से हाईगुरा थोड़ा सा अलग है। मैं तब तक नहीं काम करता जब तक पेमेंट मेरे हाथ में नहीं आ जाती। डाकत ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है,
ये सही है, पैसा लो और काम किए बगैर यहाँ से भाग निकलो। शाल के बहस करने पर उसने कहा कि मैं मरे हुए लोगों से वैसे भी बात नहीं करता। तभी डाकत ने हाइगोरा की ओर एक फ्रूट फेंका जिसे उसने हवा में ही काट डाला। टारेन तो उसकी कला की फैन हो गई। असल में हाइगोरा एक बार में 42 हथियारों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। उसने प्रैक्टिस से खुद को ढेरों दुश्मनों से लड़ने के काबिल बना लिया है और यही लीथिया का अगला योद्धा हाइगोरा पेगिक है। फिर हम चलते हैं सीधे कैशी गांव में, जहाँ हीडो कूजे नाम के साथी से पूछता है क्या तुमने सबके लिए रुकने और खाने का इंतजाम कर दिया। कूजे के मना करने पे हीडो नाराज हो जाता है और कहता है तुम खुद को समाज सेवी कहना छोड़ दो। शाम के वक्त कूजे रिपेल से मिलने के लिए एक मेहमान को लेकर आता है जो कि निहिलियो है। कूजे को उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ देर बाद कूजे निहिलियो से बोला ये बताओ तुम्हें जेल से अचानक आजाद क्यों कर दिया गया, ऐसा तुमने क्या कर दिया। वो कहती है मेरा शरीर लड़ने के लिए बना है लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम किसी को एक खरोंच भी दे सकते हो। कूजे डीमन किंग से इसलिए बच पाया क्योंकि उसके पास एक एंजल थी जिसका जिक्र वो कई बार किया करता था। थोड़ी देर बाद रिपेल सबके लिए खाना परोस देती है। वो बताती है कुछ दिन पहले ओरेट्रिया के सोल्जर भी यहाँ आए थे। वो सब काफी खुशमिजाज थे जिसमें से एक का नाम हरगेंट था। वो सब किसी वीक्यो के मरने की बात कर रहे थे। अचानक एक बच्चा बीच में बोल पाता मेरा नाम भी वीक्यो है। कूजे उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। कूजे ने रिलीजन को लेकर काफी कुछ सहा है पर उसका व्यवहार हमेशा से ही नरम और खुशदिल था। कूजे थोड़ी देर बाद नीलियो को उसके रूम दिखाने ले जाता है। आज उसे बेंच पर ही सोना पड़ेगा। नीलियो बोली तुम चाहो तो मेरे रूम में रुक सकते हो, पर कूजे बाहर ही रुकता है। तभी उसने देखा कि रिपेल भी वहां आ गई और बोली तुम्हें ऑटेरिया का साथ छोड़कर लीथिया की तरफ से लड़ना चाहिए क्योंकि अगर लीथिया जीत जाती है तो हमारी चर्च का ख्याल रखेंगे। कूजे बोला रिपेल मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। तभी अचानक से एक तीर उनकी ओर तेजी से आती है। कुछ लीथिया के बदमाश कूजे की जान लेने के लिए वहां आए थे। जब वो सबको मारने की बात करते हैं तो कूजे बोलता है मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ, पर उनके जबरदस्ती करने पर कूजे ने अपनी जादुई शक्तियों से ही उन्हें ढेर कर डाला और बोला क्या तुमने चर्च में नहीं सीखा अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होता। इतने में ही नीलियो वहां आ गई। उसे देखकर नीलियो अपनी बात करने के लिए माफी मांगती है। अगले ही पल उस बेचारी की सांसें रुक जाती है। एक तीर ने उसे भी घायल कर दिया था। अगली सुबह कूजे नीलियो को चर्च के पीछे दफनाने ले जाता है जहाँ पर कूजे को एक एंजल दिखी। वो कहता है कोई माने या ना माने एंजल सच में होती है। एक एंजल हमेशा से ही कूजे के साथ रहती है जिसे कोई न देख पाया और न ही उसका कोई नाम जानता है। वो हर मुसीबत में उसकी रक्षा करती है। कूजे ने कहा मेरी एंजल का नाम नेस्टी है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कायले में हीडो को देखते हैं। जैसे ही वो गेट खोलता है उसके सामने योनो होती है। माफ करना मैं खुद तुम्हें बुलाकर लेट आ रहा हूँ। जब योनो उसे नागन का हाल सुना रही थी तब वो बोला जहाँ भी विजिटर होते हैं हमें पता लग जाता है, तुमने हमें खबर देकर अच्छा किया। पास में ही सूजीरो भी बैठा था। अब हीडो ने अपने दुश्मन रजाई दास सुनाता है। उसने टारेन की धोखेबाजी के बारे में उन्हें बताया पर हीडो ने आखिर में कहा मैं युद्ध से पहले ही ये सब रोकना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और बात रही कंपटीशन की, तुम उसमें हिस्सा ले सकते हो। पर सूजीरो तो बस लड़ना चाहता था। यूनो बोली हीडो बहुत पहुंची हुई चीज है, थोड़ा इज्जत से बात करो। वो हीडो से कहती है सर आप नागन के उस चमचे को तो जानते ही होंगे जो नई डीमन किंग टारेन का इस वक्त पूरा साथ दे रहा है। लगता है वो डकाई की बात कर रही है जिसके स्टोन चुराने के कारण ही नागन शहर बर्बाद हो गया। अब योनो उसका निपटारा करने के लिए हीडो की परमिशन और सूजीरो का साथ चाहती है। जिसके बाद हम रैगनेट को कर्ट से मिलने जाता हुआ देखते हैं। जैसे ही वो अंदर आया डकाई पहले से ही वहां था जो टारेन का इजाजत से यहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। रैगनेट बोला यहाँ आने से पहले तुम्हें मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। जिस पर डकाई कहता है तुम्हें लगता है मैं किसी वॉवरिन की हाँ सुनने का इंतजार करता हूँ। उसने कहा तुम डायरीज के बारे में तो जानते ही हो। अक्सर कर्ट भी ऐसी डायरी लिखती थी जिसमें वो होल्स बनाकर अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती थी। मुझे उम्मीद है कि तुमने उस ऑटेरिया से जुड़ी डायरी उसे नहीं दी। रैगनेट को लगा कि डकाई ने कर्ट को कुछ कर दिया है। डकाई पूछ मैंने सुना है तुम्हारे पुराने झुंड का डीमन किंग ने सफाया कर दिया था और उसी वक्त कर्ट ने अपनी आंखें खो दी थी, तो तुमने सिर्फ 4 सालों में इतना बड़ा झुंड कैसे बनाया। डकाई को शक है कर्ट सारी इन्फॉर्मेशन दुश्मन की इसी तरह ले रही है जो उसका यूज करके रैगनेट के साथियों का खात्मा कर सकता है। असल में कर्ट इस वक्त टारेन के साथ डिनर कर रही है। वो जब टारेन को महाकैक बुलाती है तो टारेन नाराज हो जाती है और कहती है अपने शब्दों का ठीक से चुनाव करो। टारेन ने कहा मैंने खुद को डीमन किंग घोषित किया है और ऑरेटिया किसी
किसी भी ऐसे इंसान पर दया नहीं करने वाला। अगर वो युद्ध के लिए आगे आए तो मैं भी पीछे नहीं हटने वाली। कर्ट को हमेशा से ही लगता था कि रैग्निट ही एंजल है, इसलिए टारेन ने वावरिन होने का सच अभी तक छुपा रखा है। इसलिए कर्ट का भी इस युद्ध में जरूरी रोल है। टारेन को विश्वास है वो ओरेटिया के उछल रहे ऑफिशियल्स को मिनटों में उनकी छुट्टी कर देगी और लीथिया शांति से फिर से शापित होगी। अगली सुबह एलिया किया को लीथिया शहर में लेकर आती है। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ पर सब्जियां और फल स्टॉल्स पर मिलती हैं। एलिया का यहाँ आने का कारण लीथिया को अपना हुक्म का इक्का देना था। एलिया किया को अपने किसी खास दोस्त से मिलाने को लेकर आती है। किया को बोर होता देखकर एलिया बोली, तुम टाइम पास करने के लिए यहाँ के शिप्स देख सकती हो। किया को भेजने के बाद एलिया अकेले में लेनेस से मिली। लेना दूसरी लड़की है जो एलिया के अलावा वर्ल्ड के बारे में जानती है। वो लीथिया की ओर से ओरेटिया की तरफ से जासूसी कर रही है। एलिया ने उससे पूछा, अच्छा ये टारेन की हत्या कब होने वाली है? जिस पर लेना बोली, तुम्हारे कान तो काफी तेज हैं, तुमने इतना सब कैसे पता लगा लिया? लेना ने पिछले 2 सालों में लीथिया का भरोसा जीत लिया। अब वो हाइगोर और शाल की मदद से राज्य में जंग करवाकर फूट डालने वाली थी। जब लेना छुपके से एक लिक्विड निकाल रही होती है तभी किया वापस लौट आती है। लेना ने किया से कहा, क्या तुम इस शहर में घूमना पसंद करोगी? मुझे एक डिलीशियस रेस्टोरेंट भी मालूम है। एलिया किया को पीठ पर बिठाकर बाजार की ओर ले आती है। लीथिया में ज्यादातर लोगों को टारेन काफी पसंद है, वो उसे माई बाप मानते हैं और ओरेटे से जीत का जश्न यहाँ के लोग युद्ध से पहले ही मनाते हैं। एलिया ने कहा, टारेन ने मेरी काफी मदद करी है, मुझे उसका थैंक्स करने का मौका कभी नहीं मिला। लेना ने ऑब्सिडियन आई के मेंबर होते हुए कई गलत काम किए हैं और आज भी वो उसी राह पर है। थोड़ी आगे जाकर एलिया किया को सुला देती है और कहती है, ओरेटिया जाने से पहले मैं किया के लिए खिलौने खरीदना चाहती हूँ। लेना जब जाने लगी तो एलिया ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि डकाई लेना से कहता है कर्ट ही वो लड़की है जो सारी जानकारी ओरेटिया भेजती है, वो भी अपनी डायरी के जरिए। लेकिन टारेन को उस पर पूरा भरोसा है। एक अंधी लड़की का इन्फॉर्मेशन के जरिए कोई बहुत ही स्मार्ट मूव खेल रही है। डकाई ताना मारते हुए बोला और वो देशद्रोही शाल्क और हाइगोरा के सहारा लेकर अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है। वो जान चुका है कि कर्ट का काबू करने वाला घुसपैठिया और कोई नहीं बल्कि लेना ही है। उसने ओरेटिया से सभी जासूसों की लिस्ट निकलवा ली है। आखिर डकाई ऊंचे दर्जे का बदमाश जो ठहरा वो लेना को टारेन के सामने पेश करने के लिए अपने साथ ले गया। एलिया भी उसकी बात सुनना चाहती थी। वो किया को लेकर उनका पीछा करने लगती है। जिसके बाद हम चलते हैं ओरेटिया और लीथिया के बॉर्डर की ओर। हीडो की सेना योनो के साथ लीथिया की ओर बढ़ रही होती है। एक जनरल बताता है आज भी दोनों राज्यों के बीच संधि स्थापित हो सकती है। मेरा भरोसा है कि हमारे प्रेम भाव शांति प्रभाव से वो जरूर स्वीकार करेंगे। लीथिया हमेशा से ही चाहती थी ओरेटिया पहले से ही दोस्ती का हाथ बढ़ाए, लेकिन लीथिया ने नकली अपराधियों का रूप लगातार बॉर्डर पर हर वक्त पहरे का आदेश दे दिया। उन्हें हमला करने के लिए सिर्फ एक मौका की तलाश थी। टारेन दोनों राज्यों की केमिस्ट्री को समझ चुकी थी और उसने फायदा भी उठाया। सबको यही लगता था कि जल्दी एक महायुद्ध होगा। तभी सूजीरो कहता है, चाहे जो भी हो मुझे तो लड़ने के लिए अपने बराबर का दुश्मन चाहिए। उसने कहा कि अगर लड़ाई नहीं हुई तो मैं टारेन की बेइज्जती करके लड़ाई शुरू करवा दूंगा। टारेन अचानक सिस्टम के तौर पर वावरिन्स का यूज करती है। वावरिन्स की सेना सच में काफी खतरनाक है, जिसकी मदद से टारेन तब तक अपने किंगडम के लिए लड़ती रहेगा जब तक वो अपनी छोटी जातियों को नहीं मिला देती। तभी सूजीरो के सामने दुश्मनों की भनक लगती है। शाल्क और हाइगोरा को देखते ही योनो की धड़कन बढ़ने लगती है। शाल्क कहता है, तुम यहाँ लीथिया के अपराधियों को पकड़ने ही आए थे ना? मुबारक हो, तुमने 2 को तो ढूंढ ही लिया। कैप्टन ने 3 सैनिकों को मदद के लेने के लिए भेज दिया। तभी शाल्क को हमला करते देख सूजीरो रुक जाता है, जिसके बाद दोनों पूरी रफ्तार में एक दूसरे पर टूट पड़े। शाल्क के हमले से सूजीरो का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो बस उसकी पसलियों तक पहुँचते रह गया। उन दोनों को लड़ते देख कैप्टन ने तीर चलाने का आदेश दे दिया, जिसे देख हाइगोरा सेना की ओर बढ़ता है और सैनिकों को हाथों से पूरी सेना को ठल्ली कर देता है। योनो ने सबको आंखों के सामने मरते हुए देखा। पूरी सेना जमीन पर गिर पड़ती है। सूजीरो योनो से बोला, जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हाइगोरा तो ठीक उसके घोड़े के नीचे लटका हुआ था। उसने कहा, अगर मेरा कहा मानोगी तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। चुपचाप इस घोड़े को लीथिया लेकर चलो। अब योनो के पास हॉर्स ले जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच हम मेरिसिटी की ओर चलते हैं, जहाँ पर हरगेंट हीडो से कुछ कहने आया था। उसने कहा कि वो युद्ध में हीडो की मदद करेगा, पर हीडो को किसी मदद की जरूरत नहीं। वो बोला, तुम अपनी सेना की रक्षा तो कर नहीं पाए तो मेरी मदद क्या खाक करोगे? उसने कहा,
तुम्हें मेरी मदद करनी ही है तो अपनी सेना को यहाँ छोड़कर ओरेटिया लौट जाओ। हीगेंट चिल्लाकर कहता है, तुम समझते क्यों नहीं? ओरेटिया के लिए सबसे बड़ा खतरा टारेन नहीं बल्कि स्टार रनर है। लीथिया ने नागन का कोल्ड स्टार रनर को पहुंचाने से पहले ही चुरा लिया। वो लीथिया का साथ मेक सिटी भी नहीं छोड़ेगा। और तभी तेज धमाका होता है और शहर में एक तेज लेजर अपनी गर्मी से दीवारों को गर्म करना शुरू कर देती है। शायद यही टारेन का युद्ध शुरू करने की तरकीब है। वो अपना मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है। उसी बीच एक सैनिक हीडो के सेना मारे जाने की खबर देता है। वहाँ से ना तो सोजीरो लौटा और ना ही योनो। हीडो को लगा कि आप पूजे का सही इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। जरूर अब वावरिन आर्मी भी उनकी ओर बढ़ रही होगी। और हीडो का अंदाजा सही था। अगर वो महल में आ गए तो समझो खेल खत्म। मेक सिटी के आम लोग और सोल्जर जिस स्पीड में मारे जा रहे हैं, लगता है उन्हें जल्द ही मदद के लिए उतरना होगा। हीडो ने हरगेंट की कॉलर पकड़कर कहा, मैं तुम्हारी हीरोपंती के चक्कर में अपने सेना को नहीं मरवा सकता। पर हरगेंट तो अकेले ही बाहर की ओर चल देता है। जिसके बाद नीलियो का कॉल आया। वो कहता है, तुम्हारे हरगेंट की मदद के लिए सभी वावरिन्स को मरना होगा, पर ध्यान रहे कि किसी सैनिक को ना मारा जाए। उसे लगा कि सोजीरो जैसा योद्धा अब मारा जा चुका है और अगर कूजे को भी कुछ होता है तो लीथिया को मिटा देना नीलियो की जिम्मेदारी होगी। जीत दिलाने के लिए नीलियो की काफी साथेन थी, क्योंकि वही हीडो आखिरी हथियार साबित होगी। सैनिक तो नीलियो की बातों पर शक हो रहा था। हीडो बोला, देखते हैं मेरी पसंद हमेशा फायदा करती है या नुकसान। फिर हम नीलियो को देखते हैं जो दो चौकीदार के सामने आ खड़ी होती है और कहती है, या तुम खुद हटोगे या मुझे तकलीफ दोगे। जैसे ही उसने गेट खोला वैसे ही अंदर से हेलनेटन ट्रेंटुला बाहर आ जाता है। नीलियो उसे देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। वो अपने कपड़े उतारकर हेलनेटन के अंदर घुस जाती है और उसके शरीर से वायरस निकालकर हेलनेटन से इस तरह जुड़ जाती है जैसे वो उसका अपना शरीर हो। इस वक्त नीलियो काफी हल्का महसूस कर रही थी। उसकी शैतानी हंसी में आजादी की खुशी साफ दिख जा रही थी। जिसके बाद हम डकाई को योनो से बात करता देखते हैं। वो उससे कहता है, जहाँ तुम हो ये कोई जेल नहीं है, तुम यहाँ फ्री महसूस कर सकती हो। हमारे हाइगोरा को घोड़ा चलाना नहीं आता, इसलिए वो तुम्हें यहाँ ले आया। डकाई को वैसे भी दूसरे मेहमान की खातिरदारी करनी है। डकाई की तलवार देखकर योनो ने उससे पहचान लिया। वो बोली, तो वो तुम ही थे जिसने नागन से चोरी की और युद्ध जितना खतरनाक माहौल बना दिया। डकाई को लगता है कि एक न एक दिन तो वैसे भी कोई दंगजन गोलम को निकाल कर ले ही जाता, तो इतना ओवर रिएक्ट मत करो। मेरे पास वैसे भी तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है। योनो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, आज मुझे जो महसूस हो रहा है वो फीलिंग मैं तुम्हें भी एक दिन जरूर दूंगी। डकाई ने योनो के हमले को पहले ही परख लिया। उसने कहा, बेवकूफी करोगी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। जब सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें रिहा करवा दूंगा। वहीं टारेन अपने धुरंधरों के साथ मीटिंग करने में लगी है। शाल्क बताता है, कल सोजीरो ने मेरी हालत बिगाड़ कर रख दी। डकाई की तरह वो भी एक विजिटर है। उसने सोजीरो को मारने की पूरी कोशिश करी, पर उसका प्लान कामयाब ना हो सका और मजबूरन उसे दम दबाकर भागना पड़ा। टारेन अपनी तलवार निकालती है और कहती है, अपने मिशन को सफल बनाने के लिए हमें और ताकत की जरूरत है। जिस तरह डीमन किंग ने लोगों के डर का इस्तेमाल किया, अब टारेन भी डर के जरिए इस युद्ध का फैसला करेगी, जिसके लिए हर किसी को अपना पूरा जोर लगाना होगा। रैग्निट को लगता है वो सोजीरो को अकेले ही निपटा देगा। टारेन का प्लान है हर एक खतरनाक दुश्मन को अलग अलग करके उसमें डर पैदा करना, जिसमें सबसे पहली जिम्मेदारी होगी वावरिन की। मेस सिटी वावरिन्स का वही आतंक देखा जा सकता है। वहाँ की आग की लपटें लगातार बढ़ रही है, जिन्हें रोकने की जिम्मेदारी अब हरगेंट खुद लेगा। वो कहता है, दुश्मन हमें पथरीले हमलों से मारना चाहते हैं, हम उनकी शक्ति को अपने दिमाग से चुनौती देंगे। इस वक्त वावरिन्स बॉम्ब और स्मोक का सहारा ले रहे हैं। हरगेंट को लगा कि अगर हम खुले में जाए तो वावरिन्स हमें निशाना नहीं बना पाए। उसने सबसे कहा, लीथिया ने संधि पत्र तोड़ा है, युद्ध का रुकना तो अब नामुमकिन है, इसलिए लड़ना ही एकमात्र सहारा है। हम एक जगह बैठकर मदद का वेट कर सकते हैं। अचानक एक वावरिन ने हरगेंट पर हमला किया, पर एक मैजिक बुलेट ने उसे बचा लिया। हरगेंट समझ जाता है ये स्टार रनर का ही काम है। मेस के लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हरगेंट बोला, अगर तुम्हें सच में बदला लेना है तो लीथिया पर हमले की तैयारी करो। दूसरी ओर एक वावरिन एलियस से कहता है, तुमने हमारा झुंड छोड़कर गलती कर दी। पर एलियस ने अब उसके झुंड के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। उसने देखा कि नीलियो की टेरेंटुला लीथिया की ओर बढ़ रही है। एलिया और किया को लेना ढूंढते हुए काफी आगे निकल आए। एलिया ने किया पावर्स यूज करने से मना किया। एलिया और लेना ही वर्ल्ड के बारे में जानती है, इसलिए वो लेना को ढूंढकर खत्म कर देना चाहती है। वो सभी सहायकों को सुलाते हुए कैद खाने की ओर बढ़ते हैं और लाना को ढूंढ निकालते हैं। वो वहाँ काफी जख्मी हालत में थी।
लाना एलिया से बोली, तुम इतनी सिक्योरिटी के बाद अंदर कैसे आ गई? इस बीच किया किसी को आते हुए देखती है और वो था हाइगोरा। वो किया को देखकर बोला, ये बच्ची यहाँ तक कैसे आई? लेना हाइगोरा को वर्ल्ड के बारे में बताने ही वाली थी, तभी हाइगोरा एलिया और किया को बंद कर देता है, पर किया के मैजिक से वो कुछ नहीं कर पाया। हाइगोरा ने जब अपना पॉइजन का नमूना दिखाया तो किया बोली, अब तुम हमें आने वाले खतरों से बचाओगे। लेकर हाइगोरा उनके सामने इस तरह बिखर जाता है जैसे उसके शरीर ने आत्मा को छोड़ दिया हो। इतने में ही लाना भी चुपके से भाग जाती है। एलिया ने अब किया से भाग निकलने को कहा। किया तो लाना को अब भी दोस्त समझती है और उसे वो खतरे में नहीं छोड़ सकती। एलिया उसे मनाकर वहां से ले गई। असल में हाइगोरा को मारने वाला जिसने एंजल की मदद से बिना छुए उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को तोड़ दिया और उसे खत्म करने के लिए नेस्टी का ब्लेड काफी काम आया। फिर हम सुजीर को देखते हैं जो लीथिया पहुंच चुका है। सिक्योरिटी देखकर तो उसे पहले ही पता लग गया था कि अंदर जाना आसान नहीं होने वाला। उसने गार्ड के सामने जैसे ही अपनी तलवार निकाली, उन्होंने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, लेकिन सुजीरो की फुर्ती के आगे उनकी एक भी बुलेट उसे छू तक नहीं पाती। और तभी नीलियो भी वहां पहुंची, जिसने आते ही गार्ड को कीड़ों की तरह कुचलना शुरू कर दिया। वो आगे बढ़ते हुए सुजीरो का रास्ता भी साफ करती चलती है। सुजीरो उससे कहता है, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन? नीलियो बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ, बस तुम मुझे बस अपना दोस्त समझो। सुजीरो तो उससे मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। उसकी शक्ति को देखकर नीलियो समझ जाती है कि पक्का ओरेटिया का विजिटर ही होगा। उसने सुजीरो के पीछे खड़े गार्ड्स को भी मारा और वहां से भाग निकली। नीलियो ने आगे जाकर सोचा, अच्छा हुआ मैं वहां से आ गई, नहीं तो वो विजिटर का बच्चा हेलनेट काट देता। पर एक और है जो सुजीरो जितना ताकतवर है और वो है कूजे। आगे जाकर नीलियो वावरिन्स को मारना भी शुरू कर दिया। जो भी उसकी नजर में आता है वो उसे तबाह कर देती है। अचानक रेजनिट ने देखा कि एलियस यहाँ से जा चुका था। वो जरूर लीथिया की ओर गया होगा। रेजनिट अपने साथियों से कहता है, एलियस के सबसे खतरनाक अटैक ल्यूमिनस ब्लेड है, जिसकी दहशत काफी ज्यादा है, इसलिए उससे लड़कर अपनी जान गंवाने से अच्छा होगा प्लान रेडी करना। एलियस की ट्रेम्बलिंग ब्लेड तलवार इतनी खतरनाक है कि उसे अपना दूसरा दुश्मन समझो, इसलिए रेजनिट ने अपनी पूरी यूनिट को तलवार पर नजर रखने को कहा है। एलियस का कोई हैंड उसका प्रोटेक्टिव शील्ड है, इसलिए उसे 13 मीटर की दूरी बनाए रखना हर वक्त जरूरी है, और अगर उससे भी बच गए तो एलियस की मैजिक बुलेट तुम्हें जहन्नुम तक पहुंचा देगी। वावरिन्स की टीम अब पूरी तरह रेडी है। उन्हें अटैक से पहले डिफेंस पर ध्यान देना होगा। जब वो एलियस के सामने पहुंचते हैं तो उसने रेजनिट पर फायर किया, जिसे एक वावरिन्स ने अपनी जान देकर विफल कर देता है। रेजनिट उसे क्रिएट करते हुए कहता है, कुछ ही देर में तुम हमारे सामने मौत की भीख मांग रहे होगे। लीथिया के अंदर एंटर होते ही लीथिया के सैनिक एलियस पर बुलेट की बरसात कर देते हैं वावरिन्स के हमले से। अब एलियस परेशान होने लगा था। रेजनिट के स्ट्रॉम अटैक ल्यूमिनस अटैक को टक्कर दे रहा था। आखिर में एलियस ने अपनी बेल्ट का यूज किया, लेकिन वावरिन्स ने उसके एलियस के जहाज से जब एक चमकती ड्रॉप नीचे गिरता है तो पूरा शहर भट्टी में झुलसने लगता है। ये देखते ही रेजनिट को क्रट की चिंता होने लगी, लेकिन अब एलियस भी रेजनिट तक पहुंच नहीं पा रहा था। रेजनिट बोला, तुम्हें लगता है मेरी सेना में सिर्फ वावरिन्स है? नहीं, मैंने इनका दिमाग लाइफ आर्ट से बदला हुआ है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया था। बातों में लगाकर उन्होंने एलियस पर हमले जारी रखे। रेजनिट बोला, आखिरी बार सोच लो, क्योंकि अब तुम्हारी मौत का टाइम आ चुका है। इसी बीच एक बुलेट एलियस के सिर पर लग जाती है और वो नीचे लपटों में गिर जाता है। रेजनिट ने सबसे कहा, उसका पीछा जब तक मत छोड़ना तब तक उसकी मौत कंफर्म ना हो जाए। उसका सोचना ठीक था, क्योंकि उसने देख लिया था कि गोली लगने से एलियस के शरीर से बिल्कुल खून नहीं बहा। असल में उसके शरीर को एक शील्ड बचा कर रखती है। रेजनिट के साथियों ने उसे ढूंढ लिया, पर 12 मीटर की बुलेट से उन सबके छक्के छुड़ाने लगा। एलियस ने गार्ड्स की भी हालत खराब कर दी। वावरिन के झुंड को देख एलियस उनसे कहता है, तुम सब अपनी आजादी तक कहीं आ और जा भी नहीं सकते। तुम क्या वावरिन्स बनोगे? रेजनिट के पास उसके ब्लेड बीटलेट्स आ गए, जिन्हें वो अपनी फोर्स से कंट्रोल करता है, जो उसके शरीर को ढक देते हैं। उसने एलियस से कहा, मेरे एक वावरिन्स ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके तुम्हारी लंग्स में इंजेक्ट कर दिया था। अब तक जो भी हुआ है वावरिन्स की इच्छा के अनुसार हुआ है। मुझे पता है अब तुम अपना ल्यूमिनस ब्लेड इस्तेमाल करोगे। जिसके ठीक बाद रेजनिट अपना डिजी ड्रॉप अटैक इस्तेमाल करता है। अब एलियस का शरीर अब उसका साथ छोड़ने लगता है। एलियस खराब हालत में रेजनिट से बोला, तुम्हें लगता है तुम टॉप पर उड़कर मुझसे आगे पहुंच सकते हो? और तभी एक तेज धमाका होता है, जिसकी एनर्जी काफी भयानक होती है। वो फ्लेम रेजनिट और उसके वावरिन्स को गला देती है। एलियस जब अपना ब्लेड उड़ाता है तो वो रेजनिट को आते देखता है और उसको आखिरी अलविदा कहता है।
कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मेक सिटी के वासी लिथिया पर पहुंचकर अपना बदला लेने लगे हैं। वहीं किया और एलिया को भी उन्होंने देख लिया, जिन्हें देखकर कुछ लोग बोले, तुम भी लिथिया से ही हो ना, इसका मतलब तुम भी हमारे बराबर के दुश्मन हो। इसी बीच शाल्क भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और लड़कियों पर जोर जमाने वालों को खत्म कर देता है। उसने एलिया से कहा, तुम लिथिया से हो तो मरने से पहले अपनी सच्चाई के बारे में बताओ। लेकिन किया को शाल्क की यह हरकत पसंद नहीं आई। वो कहता है, तुमने किससे पूछकर इन्हें मारा? मैं बात करके मामला सुलझा सकती थी। जब एलिया ने उसका नाम पूछा तो शाल्क बोला, मरे हुए इंसान का कोई नाम नहीं होता। दूसरी ओर शहर खाली करने की होड़ लगी हुई थी। एलिया ने कहा, हमें भी ये शहर छोड़ देना चाहिए। लेना की चिंता छोड़ो और अपनी जान बचाओ। पर किया इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थी। वो बोली, अगर मैं लेना को नहीं बचा पाई तो पूरी जिंदगी मुझे पछतावा होगा और मैं ये बोझ लेकर नहीं जीना चाहती। अब एलिया उसे कैसे बताती? खुद लाना को मारने के लिए यहाँ आई थी। किया के जिद करने पर एलिया को आखिरकार उसकी बात माननी ही पड़ी। कुछ देर बाद जब उनकी ओर दीवार रही थी, किया ने उसे जादू से मिटा दिया। रास्ते में भी किया ने लाना के लिए तरस भरी बातें करती रहती है। डकाई को खबर मिलती है कि सभी वावरिन्स मारे गए और डिफेंस सिस्टम भी तहस नहस हो चुका है। यहाँ तक कि मेक सिटी वासी भी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। डकाई नीलियो को देखकर कहता है, तो तुम्हारी मौत ही सबसे पहले मेरे हाथों लिखी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम भागने की कोशिश करो और मेरा टाइम खराब करो। लगता है नीलियो भी झुंड के लिए रेडी है। उसने सीधे डकाई पर हमला कर दिया। डकाई बोला, तुम जैसा नमूना मैंने नागन शहर में देखा था, जो भी अंदर बैठकर इस कीड़े को कंट्रोल कर रहा है, उसे डकाई मिटा देने वाला है। नीलियो ने मौका देखकर भागने की कोशिश करी, पर हमले के बाद भी डकाई हेलमेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। इस बार नीलियो के अटैक्स पहले से घातक दिखने लगे हैं। उसने अपना वेब इस्तेमाल किया और उसे लगा कि अब डकाई को मारना इजी हो जाएगा, मगर जब जोरों से आंधी चलने लगती है और एक बवंडर नीलियो को घेर लेता है। असल में लिथियन सोल्जर्स का काम था, तो उन्होंने हेलनेट को जलाकर राख कर दिया। लेकिन नीलियो फिर से अपने आप को झाड़कर युद्ध के लिए आ खड़ी होती है। इसलिए अब उसे खत्म करने के लिए डकाई को हेलनेट तबाह करना होगा। सरफेस को काटना मुश्किल होगा, इसलिए अब वो जॉइंट्स को निशाना बनाएगा। अगले अटैक में जब उसने ऐसा किया तो नीलियो उस पर जानलेवा अटैक करती है। जब नीलियो को पता लगा कि डकाई के पास भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम है तो वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिस बीच डकाई ने हेलनेटन का फ्रंट तोड़ डाला और नीलियो को देखकर उसने कहा, मुझे लगा नहीं था कि कोई सुंदर लड़की अपनी नर्वस से इसे कंट्रोल कर रही होगी। अब अगर मॉन्स्टर को हराना है तो उसके लिए डकाई के मैंड्रेक नीलियो की नर्वस सिस्टम में जहरीला कर देगा। ये मैंड्रेक उसे हाइगोरा ने मुश्किल टाइम के लिए दिया था। नीलियो कहती है, तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो। उसने जैसे ही अपनी नर्वस से डकाई को काबू करना चाहा, वैसे ही डकाई उसकी गर्दन उड़ा देता है। उसी बीच लाना को हाइगोरा की मौत की खबर मिल चुकी थी और रेटे की हालत देखकर उसे रहम आ रहा है। उसने कहा, जो मॉन्स्टर्स अपनी इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों की जान लेते हैं, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। एली और किया ने भी लाना को ढूंढ निकाला। लाना चिल्लाते हुए आगे बढ़कर कहती है, मैं कोल्ड स्टार से पूरे राज्य को बर्बाद कर डालूंगी। उसने एलिया को रोकने से पहले ही कोल्ड स्टार को एक्टिवेट कर दिया। वो तो ठीक टाइम पर किया उस एनर्जी को रोक लेती है। किया ने एलिया से कहा, आप ही कहती थी ना कि मेरी शक्ति दुनिया का भला करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वो एक ही झटके में पूरे शहर को पहले जैसा कर देती है। लाना ये देखकर थोड़ी पिघल गई और बोली, आखिर ये लड़की है कौन? कहीं ये कोई मॉन्स्टर तो नहीं जो दिखने में इतनी क्यूट और मासूम है। अगले पल हमें डकाई दिखाया जाता है जो योनो से कहता है, तुम्हारा आजाद होने का वक्त आ चुका है। लिथिया अब खत्म हो चुकी है। हाइगोरा तुम्हें यहाँ घसीट कर ले आया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसलिए अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। जब से यूनो ने लूसेल्स को खोया है, उसे ये दुनिया नर्क लगने लगी है। डकाई को जाते देख यूनो उसे रोकती है और उसके एरो हैंडलिंग का इस्तेमाल करती है। पर डकाई के लिए ये एक मामूली हमला था। रेजनिट अधमरी हालत में कर्ट से मिलने आया है। कर्ट ने कभी नहीं सोचा था कि रेजनिट कभी किसी से हारेगा। रेजनिट ने कहा, मैंने लिथिया की भलाई के लिए अपने झुंड को ट्रेन किया, पर देशद्रोही ने सब बर्बाद। और एटियन आर्मी के आने से पहले रेजनिट कर्ट को यहाँ से भाग जाने को कहता है, लेकिन तभी हरगेंट वहाँ आ गया। वो कर्ट को अपना इंट्रोडक्शन देता है। कर्ट ने कहा, मतलब सब सच में खत्म हो चुका है। कर्ट रेजनिट की मदद के लिए हरगेंट के सामने आ जाती है और कहती है, मेरे इसके अलावा और कोई नहीं। हालांकि हरगेंट को भी किसी को मारने का शौक नहीं है, पर वो अपने वादे से बंधा हुआ है। इसी बीच रेजनिट खड़ा हो जाता है और हरगेंट
पर हमला करने की गलती कर बैठता है। हरगेंट की बुलेट ने उसकी आखिरी सांस भी छीन ली। तभी हरगेंट की नजर पड़ी एलियोस पर। वो बोला, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, और वो वहां से भाग गया। आज तक कर्ट ने जिसे सबसे ज्यादा चाहा उसे कभी छुआ तक नहीं। रेजनेट के वावलन होने का सच जानते ही वो इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती और रोने लगती है। तभी वहां पर कूजे आ गया और बोला, मैं अपनी एंजल के साथ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। हर किसी को जिंदा रहने का अधिकार है। वहीं टारेन भी अपने राज्य को बचाने के लिए दुश्मनों को मारने में लगी है। शाल्क उसके सामने आया और उसने कहा, अब डेमन किंग खुद को बचाने के लिए क्या करेगी? पर टारेन जानती है युद्ध में हार जीत नहीं बल्कि कोशिश मायने रखती है। टारेन ने यह कहकर मरे हुए आदमी की आंखें खोल दी। टारेन कहती है, कोई भी आज तक असली डेमन किंग को नहीं जानता है। बस उम्मीद है कि खतरनाक शक्ति का पता एक दिन लोगों को जरूर चलेगा। आज तक उसका मरा हुआ शरीर भी किसी ने नहीं देखा। पर टारेन के पास एक डायरी थी जिसने उसे शाल्क के पास छोड़ दिया। शाल्क टारेन जैसे लीडर के अंदर और सेवा करना चाहता है था, पर अब तो किसी भी मूवमेंट दुश्मन आ गया और टारेन को खत्म कर देगा। यूनो को बेचैन होता देख डकाई परेशान हो चुका है। उसका एक पंच खाकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन हम एक योद्धा को भूल रहे हैं, जो है सोजीरो। वो सीधे डकाई के सामने आ पहुंचा और बोला, अब मिला ना कोई टक्कर का। यहाँ तक वो योनो के एरो के कारण पहुंचा है। डकाई योनो पर जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसने सोजीरो से पूछा, तो तुम मारने आए हो टारेन को? पर सोजीरो तो सिर्फ अपने जैसे किसी को ढूंढकर उसे मारने आया है। उसे टारेन से ज्यादा इंटरेस्ट डकाई से लड़ने में है। जब डिस्टेंट वर्ल्ड तबाह हुआ, ये दोनों वहां से इस दुनिया में आ गए थे। डकाई को लगता है स्ट्रॉन्ग होना भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। कितने ही लोग आपस में उम्मीद लगाने लगते हैं। योनो ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे लिए तुम्हें इस शैतान को मारना ही होगा। जिसके बाद वो दोनों टर्न्स ले लेता है। उसे लगता है डेमन किंग को मारने वाला किसी भी नहीं हार सकता। डकाई ने एक ही वार में सोजीरो की तलवार को झटक दिया, लेकिन उसकी तेजी का काउंटर सोजीरो के पास पहले ही था। डिस्टेंट वर्ल्ड के वॉरियर दुश्मन के फ्यूचर मूव्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब डकाई की तलवार सोजीरो को काट नहीं पाई तो सोजीरो बोला, तुमने इस हेलनेट को कैसे काट दिया भाई? डकाई जान चुका था कि इस विजिटर को हराने के लिए उसे एडी चोटी का जोर लगाना होगा। डकाई अगले ही वार में सोजीरो के कदमों में गिर पड़ता है। वहीं टारेन के पास कूजे पहुंच चुका है, जो टारेन से बोला, क्या तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी बेटी इस वक्त कहाँ है? खैर जो भी हो, तुमने ये युद्ध शुरू ही क्यों करवाया? तुमने कैसे सोच लिया कि कुछ दो चार स्ट्रॉन्गमैन और वावरेंस की सेना को लेकर तुम दुनिया को जीत लोगी? असल में पहले टारेन ने ऐसा ही प्लान ओरेटिया के लोगों के साथ मिलकर बनाया था, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और डीमन किंग की मौत का फायदा उठाकर टारेन ने अपने प्लान के लिए लीथिया को चुना। वावरेंस को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी बेटी क्रट का सहारा भी लेना पड़ा। कूजे कहता है, अब ये बताओ कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? टारेन बोली कि मुझे एक ऐसा हीरो चाहिए इस दुनिया को कंट्रोल करने के लिए काबिल हो। जब टारेन मुकाबले के लिए अपनी तलवार निकालती है, तब कूजे को अपना वादा याद आता है जो उसने कूजे से किया था कि वो उसकी मॉम की रक्षा करेगा। बेचारी लाना लीथिया शहर से काफी दूर निकल आई है। रास्ते में वो सोचती है डीमन किंग तो मर गया, पर किया जैसी मॉन्स्टर अब भी इस दुनिया का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे डीमन किंग हर जगह है और यही डर उसे अंदर से बीमार कर रहा है। लाना वहीं पर गिरकर खून की उल्टियां करते हुए मर जाती है। अगले दिन सुबह होते ही बचे हुए लोगों की गिनती चल रही थी। तभी कूजे हरगेंड से बोला, मुझे तो लगा था कि कोल्ड स्टार सब कुछ खत्म करके राख कर देगा। जब लीथिया और मेक सिटी का बुरा हाल है तो ओरेटिया अपना दबदबा जमा कर एक नया राज्य स्थापित कर सकती है। टारेन के खत्म होते ही लीथिया का विनाश तो पहले से ही तय था। एलिया और किया बाकी नागरिकों के साथ लीथिया से बाहर निकल चुके हैं। किया अपनी पढ़ाई ओरेटिया में पूरी करके वापस एटा लौट आई। वो बाहर की हालत देखकर नम आवाज में कहती है, मैं चाहती तो पूरे लीथिया शहर को बचा सकती थी। लोगों का मरना और इनका विनाश होना जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। एलिया ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसका किया को यहाँ लाना का मकसद तो इंसानियत में शांति स्थापित करना था। वो युद्ध से पहले उसकी शक्तियों का राज सबसे छुपा कर रखना चाहती थी। किया कहती है, लाना को हमें यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए था। वो एलिया का शांति का वादा हमेशा याद रखेगी, लेकिन पहले एलिया उसे शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाएगी। जिस बीच हम लीथिया में जल रही लाशों को देखते हैं। एक कब्र खोदते हुए बूढ़े आदमी ने कूजे से कहा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तो बूढ़ा आदमी बोला, जब लोग मर जाते हैं तो उनका कोई धर्मजात नहीं होती। कूजे उसकी मदद करते हुए कुछ इंसानों को साथ में दफना देता है। कूजे ने पूछा, क्या हम सबको बचा नहीं सकते? वो आदमी कहता है, अगर उन्हें बचाने की
क्षमता रखने वाला इंसान उनके साथ हो तो फिर सूजीरो और योनो को एक साथ अपने गांव जाता दिखाया जाता है। योनो ने कहा, यहाँ नहीं आकर एम्पेरियल कंपटीशन में ही हिस्सा लेते तो तुम्हारा इसमें कोई नुकसान नहीं होता, पर मुकाबले की किसको पड़ी है। सूजीरो को डक्काई से लड़कर मजा आया। थोड़ा आगे जाकर योनो उससे कहती है, इस दुनिया को योद्धाओं और राक्षसों की जरूरत है, लेकिन तुम्हारा सिर्फ खुद के मजे के लिए लड़ना अच्छी बात नहीं। जिस पर सूजीरो ने कहा, हो सकता है कि तुम ठीक ही हो, लेकिन तलवार चलाना मेरी जिंदगी का एकमात्र हिस्सा है। योनो आखिर में बोली, तो मुझे तुम्हें ये स्किल सिखानी होगी। जब हीडो ने हेलनेटन में नीलियो की लाश को देखा तो उसे काफी दुख हुआ। रास्ते में हीडो को एलियोस भी दिखा। वो एलियोस के सामने बैठ जाता है और कहता है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। वैसे अगर एलियोस उसे मारना चाहता तो आसमान से ही मार सकता था। एलियोस ने कहा, मैं चाहता हूँ एम्पेरियल कंपटीशन में तुम मेरा नाम दर्ज कर दो, जो फाइनल हीरो की खोज में हो रहा है। हीडो ने उससे कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हारा नाम ही कंपटीशन लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। कंपटीशन के लिए एक योद्धा लूसा ने भी अपना नाम दिया है। एक ऑफिशियल ने कहा, तुमने अभी से ही आर्मर्स क्यों पहन लिए। तभी वहाँ एलिया एक छोटी बच्ची के साथ आती है और यहाँ पर ये सीजन खत्म होता है।